हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, ब्लड टेस्ट के बारे में। हार्ट के रिगार्ड्स में ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी, सब टेस्ट के बारे में हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली हार्ट के रिलेटेड कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें हार्ट अटैक से रिलेटेड, हार्ट फेलियर से रिलेटेड, रूटीन ब्लड टेस्ट, शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल, जो भी ब्लड टेस्ट हार्ट पेशेंट्स में करने होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे कि ये किन पेशेंट्स में इंडिकेटेड होते हैं और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी फ्रीक्वेंसी से इनको करना चाहिए, क्या कॉस्ट होता है इनका और इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है डॉक्टर को, और आपको इसमें कितने बार कराना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो को करने का पर्पज़ ये है कि कॉमन व्यक्ति को ये समझ में आए कि ब्लड टेस्ट हार्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनसे डॉक्टर को या पेशेंट को क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और आगे इसमें मैनेजमेंट में क्या सहायता हो सकती है, ये हम जानना और समझना चाहते हैं। सबसे पहले हार्ट की बीमारी में मैंने जैसे कि कहा, ज़्यादातर ईसीजी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रहते हैं, पर सिलेक्टिव पैरामीटर्स को असेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं। ये ब्लड टेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसमें ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे बाकी चीज़ों को ऐड ऑन करके हम बीमारी को असेसमेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। हर टेस्ट की अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है कि उसको कितने बार कराना चाहिए। कोई टेस्ट ऐसा होता है जो साल में एक बार कराने से भी काम चलता है, कोई टेस्ट ऐसा होता है जो हफ्ते में 5 बार भी करें तो भी कम है, कई बार ऐसे भी रहता है। तो ये टेस्ट को किस फ्रीक्वेंसी से कराना है इस बारे में हम बात करेंगे। ऑब्वियसली जब पेशेंट की कंडीशन अगर अनस्टेबल हो या कोई भी बॉडी के पैरामीटर्स अगर अनस्टेबल हो, उस टाइम पे टेस्ट को कराने का फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ जाता है। जब पेशेंट बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में, उसे कोई तकलीफ नहीं है, तो टेस्ट को कराने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। हम टेस्ट के कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी और टेस्ट को कितनी बार कराया जाता है ये काफ़ी बार कॉस्ट से द्वारा भी डिसाइड होता है। ब्लड शुगर जैसी टेस्ट जो कि 150 रुपये में हो जाती है, वो आदमी काफ़ी रिपीटेडली कराता है, और जो टेस्ट जैसे ट्रोपोनिन या एंटीप्रोबीएनपी वगैरह जिनका 1000, 1500, 2000 जैसा खर्चा आता है, वो टेस्ट को हम स्पेसिफिकली इंडिकेटेड होता है तो ही करते हैं, रूटीन चेकअप्स में इनको नहीं करवाते हैं। तो वैसे थोड़ा कॉस्ट इश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे कॉमन टेस्ट से चालू करेंगे, ब्लड शुगर की बात करेंगे। ब्लड शुगर क्योंकि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट हार्ट वाले पेशेंट में 30 to 35% लोगों में प्रेवलेंट है, तो इसलिए डायबिटीज़ है या नहीं ये असेसमेंट करने के लिए और ब्लड शुगर लेवल्स कितना चल रहा है वो असेसमेंट करने के लिए ब्लड शुगर करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर लोगों को खाली पेट और भरा पेट दोनों ब्लड शुगर को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में जो इंसुलिन का मैकेनिज्म है वो सब पेशेंट में सेम कारणों से खराब हो। किसी में खाली पेट वाला शुगर अफेक्टेड होता है, किसी में खाली पेट वाला शुगर नॉर्मल आता है, लेकिन सिर्फ पोस्ट पैंडल शुगर्स यानी खाने के बाद वाला इंसुलिन प्रोडक्शन अगर अफेक्टेड होता है तो सिर्फ पोस्ट पैंडल शुगर्स ही बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर हम सिर्फ रैंडम ब्लड शुगर्स यानी एक सिंगल ब्लड सैंपल अगर शुगर का हम करते हैं तो उससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और खाली पेट और भरा पेट दोनों शुगर्स को एक साथ में करने से ही हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है। रैंडम शुगर लेवल्स की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना फास्टिंग और पोस्ट पैंडल शुगर लेवल्स की है दवा को एडजस्ट करने में, क्योंकि रैंडम में कई फैक्टर्स अफेक्टेड कर सकते हैं कि आदमी ने कितने बजे खाना खाया, कितने बजे उसने दवा ली, दवा का उस टाइम पीक असर था कि कम असर वाले फेज में था। ब्लड शुगर उस हिसाब से भी काफ़ी वेरी कर सकते हैं। फास्टिंग और पोस्ट पैंडल शुगर हमें कंपेरेटिव थोड़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज वैल्यू देती है, जिसके बेसिस पे अगर हम शुगर की मेडिसिन को एडजस्ट करें तो प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम रहता है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि शुगर के टेस्ट को काफ़ी फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए। कई लोग दिन में 4-5 बार भी करना चाहते हैं, पर एक्चुअल में उतने ज़्यादा बार करना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता और पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। फॉरेन की गाइडलाइंस में या वेस्टर्न गाइडलाइंस में काफ़ी जगह ऐसा लिखा है कि हर खाने के बाद या दिन भर में 4-5 बार ब्लड टेस्ट करते रहना चाहिए, पर इंडिया में सिनेरियो में ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी अगर करें तो भी सफिशिएंट है। अनस्टेबल फेज है जहाँ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या उसको कोई प्रॉब्लम है या उसका ब्लड शुगर बार बार वेरी हो रहा है या दवा का डोज एडजस्ट बार बार करना है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, सडन किडनी का डैमेज हुआ है, इस तरह के पेशेंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए। जहाँ पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है वहाँ फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम भी रखें तो अच्छा है। ब्लड शुगर का टेस्ट काफ़ी चीप होता है। ज़्यादातर जिन लोग के घर में अगर किट अवेलेबल है तो 10-20 रुपये की किट आ जाती है। हॉस्पिटल्स में भी अगर वो कराते हैं तो 50 to 100 रुपीज़ जैसा इसका चार्ज रहता है। इसमें ब्लड सैंपल जब हम देते हैं तो अगर फास्टिंग ब्लड सैंपल दे रहे हैं तो खाली पेट उस समय होना चाहिए। इसके लिए मतलब ज़रूरी है कि पेशेंट पूरी रात उसमें कुछ खाया हो, इवन चाय या कोई हल्का नाश्ता भी ना किया हो और कंप्लीटली फास्टिंग हो। पानी वो ले सकता है लेकिन कोई कैलोरी वाली चीज़ ना लिया हो, ऐसा ज़रूरी है। पोस्ट पैंडल शुगर्स वगैरह के लिए ऐसा ज़रूरी है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद, ज़्यादातर वो नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद सैंपल्स को लिया जाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर के अलावा एक HbA1c करके टेस्ट आता है
जिसमें 3 महीने का ब्लड शुगर किस तरह का कंट्रोल चल रहा है उसका एक एवरेज आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने शुगर सैंपल्स के अब दिया, उससे एक आध दिन पहले हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, उससे एक रात पहले हमने फास्टिंग प्रॉपर्ली किया या नहीं किया, मॉर्निंग नाश्ता में क्या खाया, कई फैक्टर्स की वजह से ब्लड शुगर्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है। कई बार दवा के डोजेज की वजह से भी ब्लड शुगर्स में वेरिएशन आ सकता है। तो ऐसे केसेस में HbA1c हमें 3 महीने के शुगर का एवरेज बताता है और उसके एवरेज वैल्यू के हिसाब से हम दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर HbA1c हम पेशेंट्स में 6.5 से नीचे रखने का कोशिश करते हैं और जितना HbA1c बढ़ते जाता है उतना लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस भी बढ़ते जाता है। HbA1c का सैंपल देने के लिए खाली पेट या भरा पेट होने का ज़रूरत नहीं है और इसका सैंपल को हर 3 महीने में भी एक बार कराएं तो चलता है। अब हम बात करेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बेसिकली हार्ट की नलियों में जो ब्लॉकेज डेवलप होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से डेवलप होता है। एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है बेसिकली जिसे LDL बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। आजकल गुड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रोवाइज करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा पेशेंट को नहीं होता है। तो ज़्यादातर हम LDL लेवल्स पर और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स पर इन पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। कई लोग हमारे पास लैब सैंपल जब करा के लाते हैं तो खाली टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स करके ले आते हैं, उससे बहुत अच्छा आइडिया नहीं मिलता है। हालांकि एक बेसिक असेसमेंट उससे हो सकता है, पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअल कितना कंट्रोल मिल रहा है उसके लिए कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल कराएं तो ही ज़्यादा अच्छा उसमें असेसमेंट मिल सकता है। ज़्यादातर ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट अगर हम दवा को एडजस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक बार कराना चाहिए, उसके बाद हर 6 मंथ्स में एक बार रिपीट करना चाहिए। रूटीन केस में अगर साल में एक बार भी करें तो भी सफिशिएंट है। अनस्टेबल फेज में जहाँ पे व्यक्ति को हार्ट अटैक है या बॉडी बहुत अनस्टेबल है उस समय लिपिड प्रोफाइल की वैल्यूज कई बार गलत भी आ सकती है, तो ऐसे केसेस में तुरंत लिपिड प्रोफाइल कराने का ज़्यादा मतलब नहीं है। स्टेबल होने के 1-1.5 महीने के बाद लिपिड प्रोफाइल को कराएं तो चलता है। इसके लिए खाली पेट होना जरूरी है। सैंपल ज़्यादातर फास्टिंग में ही कलेक्ट किया जाता है। कॉस्ट यूजुअली अराउंड अलग अलग लैब्स में 400-500 to 1000 के बीच में वेरी करता है। इसके अलावा एक लाइपोप्रोटीन ए करके स्पेसिफिक मार्कर है जो एक तरह से LDL को ही डिपिक्ट करता है कि वो कितना कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज़्यादा है, उसको एक तरह से डिपिक्ट करता है। ये टेस्ट भी हम रूटीनली नहीं करते पर सिलेक्टेड केसेस में इससे भी यूज़ किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम हार्ट अटैक से रिलेटेड एंजाइम्स के बारे में। ट्रोपोनिन और CKMB के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोनिन बेसिकली हार्ट के अंदर व्याप्त होने वाला एक एंजाइम है जो कि हार्ट अटैक के केस में जब हार्ट का टिश्यू डैमेज होता है या सड़ता है तो ये ब्लड में निकलता है। ये ब्लड एंजाइम नॉर्मली हर व्यक्ति का अगर रूटीनली अगर हम करते हैं तो नॉर्मली नेगेटिव ही आता है, पर अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये हार्ट अटैक के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है। इसका गलत रिपोर्ट आने का चांस काफ़ी कम है और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस वैसे पेशेंट्स में हमें एंजियोग्राफी करके कंफर्म करना चाहिए कि वो ट्रू पॉजिटिव है कि फॉल्स पॉजिटिव। और ज़्यादातर ये पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक का पेन चालू होता है तो 4 घंटे के बाद ब्लड में आता है, तो इसलिए पेशेंट अगर हार्ट अटैक होने के 10 या 15 मिनट में या 1-2 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो ट्रोपोनिन वैल्यूज़ की रिपोर्ट कई बार फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती है, यानी नॉर्मल रिपोर्ट आ सकती है जबकि पेशेंट को एक्चुअल में हार्ट अटैक चालू रहता है। सेकेंडली ये ट्रोपोनिन वैल्यूज़ जो है वो 2 तरह का होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई बॉडी में 14 डेज तक पॉजिटिव रहता है, ट्रोपोनिन टी ब्लड में 20 to 21 डेज तक पॉजिटिव रहता है। यानी अगर 5-7 दिन 10 दिन पहले भी अगर किसी को छाती में दर्द हुआ और डाउटफुल है कि हार्ट अटैक है या नहीं तो भी ये ट्रोपोनिन वैल्यू से कंफर्म किया जा सकता है कि उसको हार्ट अटैक आया था या नहीं आया था। इसके कलेक्शन में टाइमिंग का या खाने पीने से इसका कोई स्टेप वो नहीं है। जब पेशेंट की कंडीशन अनस्टेबल होती है या हार्ट अटैक होता है तब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अक्यूट हार्ट अटैक में कम से कम 2 से 3 सैंपल्स ट्रोपोनिन का लेना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लगभग 1000 रुपीज़ जैसा इसका लगभग खर्चा आता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसको नहीं करते हैं। जहाँ अक्यूट चेस्ट पेन हो पेशेंट को या हार्ट अटैक का डाउट लग रहा है वहीं पे इस टेस्ट को करना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर है CKMB यानी क्रिएटिन काइनेज MB फ्रैक्शन। ये भी हार्ट अटैक के लिए असेसमेंट किया जाने वाला टेस्ट है। ये हार्ट अटैक के 3 घंटे के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, यानी ब्लड जब व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो ब्लड में 2 से 3 घंटे में रिलीज होना चालू हो जाता है और 3 दिन तक बॉडी में पॉजिटिव रहता है। तो अगर हार्ट अटैक किसी को 2-3 दिन के अंदर हुआ हो तो CKMB फ्रैक्शन को हम टेस्ट कर सकते हैं। ये कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है जितना ट्रोपोनिन है और इसके फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है। बॉडी में कोई भी मसल की डिजीज हो या किसी को कोई चोट या इंजरी हुई हो तो भी CKMB फ्रैक्शन पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए ये टेस्ट का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना कि ट्रोपोनिन वैल्यूज़ का है। इसका कॉस्ट अराउंड अलग अलग लैब्स में 500 to 800 रुपीज़ जैसा आता है और इसके सैंपल्स को ज़्यादातर हार्ट अटैक आने के 1-2 घंटे के बाद कलेक्ट करना चाहिए। खाने पीने या फास्टिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के लिए NT-proBNP या BNP टेस्ट जो करते हैं। बेसिकली जब हार्ट स्ट्रेच होता है
या हार्ट फेल होता है तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है। ये खिंचाव की वजह से एंजाइम या हार्मोन ब्लड में निकलता है जिसे BNP कहते हैं, यानी ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड। बेसिकली ये पेशाब बढ़ाने के काम आता है। ये फ्रैगमेंट को अगर हम टेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि हार्ट फेलियर हुआ है कि नहीं। ये टेस्ट एक्चुअली तब यूजफुल होता है जब इको और ECG के पैरामीटर्स पे जज करना मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति को हार्ट अटैक फेलियर हुआ है कि नहीं और जो सांस फूल रही है उसका क्या कारण है। स्पेशली अगर किसी को डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो, जहाँ पे इको पैरामीटर्स कई बार नॉर्मल भी आते हैं लेकिन हार्ट फेलियर पेशेंट को रहता है, वहां पे इसको असेसमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसका भी कोई खाने पीने से रिलेशन नहीं है। कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज के आसपास रहता है, 1500 to 2000 रुपीज के आसपास का कॉस्ट आता है। ज्यादातर एक्यूट फेज में या पेशेंट जब हार्ट अटैक के टाइम आए या हार्ट फेलियर के टाइम आए वहां पे इसको असेसमेंट किया जा सकता है। स्टेबल पेशेंट्स में रूटीनली इसको नहीं किया जाता। हाँ, किसी में अगर दवाइयों का रिस्पॉन्स को असेसमेंट करना हो या लॉन्ग टर्म पेशेंट की हालत में सुधार आ रहा है या नहीं, उसको असेसमेंट करने के लिए, प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी बात करेंगे वो है डी डाइमर। डी डाइमर एक स्पेशली ब्लड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है जो कि हार्ट में या बॉडी में कहीं पे भी ब्लड में अगर क्लॉट बन रहा है या लोहे का थक्का बन रहा है तो पॉजिटिव आता है। हार्ट से लंग्स की में जो नली जाती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, अगर इसमें कोई क्लॉट डेवलप हो जाए जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, या किसी को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस यानी पांव की वेन्स में अगर क्लॉट हो तो वैसे केसेस में डी डाइमर को टेस्ट किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये काफी हद तक इंडिकेट करता है कि क्लॉटिंग का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है और इसे बाद में कंफर्मेशन की जरूरत है। और इसका नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू काफी ज्यादा है, यानी अगर किसी को एम्बोलिज्म या डीवीटी सोच रहे हैं नेगेटिव आता है रिपोर्ट तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। पॉजिटिव कई गलत कारणों से भी हो सकता है, किडनी का डैमेज हो या कोई और जगह पे क्लॉटिंग अगर ट्रिगर हो तो भी डी डाइमर पॉजिटिव आ सकता है। तो इसकी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ज्यादा है। ज्यादातर ये सैंपल इस तरह के क्लॉटिंग होने के 2-4 दिन तक पॉजिटिव रहता है और कॉस्ट अलग अलग लैब्स में 800 to 1000 जैसा वेरी करता है। खाने पीने से या किस टाइम पे ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाए इससे इसका कोई संबंध नहीं है। अब हम बात करेंगे रूटीन टेस्ट के लिए, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड, यूरिया, क्रिएटिन। ये सारे टेस्ट हमें रूटीन इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी को और कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को साथ में किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, सोडियम पोटेशियम बॉडी का कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, दवा से कोई सोडियम पोटेशियम में वेरिएशंस तो नहीं आ रहे हैं, या हीमोग्लोबिन किसी का कम तो नहीं है, खून पतला करने की दवा से ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ये सारे टेस्ट रूटीन टेस्ट में गिने जाते हैं जो कि ज्यादातर हर लेबोरेटरी में रूटीनली हर पेशेंट का किया जाता है। जिन लोग को मेडिसिन चल रही है उसमें हर 3 to 6 मंथ्स में रिपीट करना चाहिए, नहीं तो एवरी ईयर भी अगर करें तो सफिशिएंट है। इन सारे टेस्ट का खाने पीने से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। टेस्ट का वैल्यूज अलग अलग टेस्ट का 200 रुपीज to 1000 रुपीज के बीच में वेरिएशन होता है और इन सारे टेस्ट में कोई खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, तो फास्टिंग होने का जरूरत इन टेस्ट के लिए उतना नहीं रहता। बात करेंगे हम खून पतला करने के टेस्ट बराबर हो रहा है कि नहीं, उसको जज करने के टेस्ट के लिए PTINR और BTCT APTT ये टेस्ट हम असेसमेंट करते हैं। PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम का असेसमेंट है। ये वैल्वुलर हार्ट डिजीज के पेशेंट जिनको हम खून पतला करने की दवाइयां यानी कि विटामिन K एंटागोनिस्ट मेडिसिन जिनको देते हैं उसमें इस टेस्ट को किया जाता है, ये देखने के लिए कि टेस्ट मतलब दवा का प्रॉपर असर हो रहा है कि नहीं। अगर ये टेस्ट की वैल्यूज लो आती है तो इसका मतलब दवा का असर नहीं हो रहा, क्लॉटिंग का चांस ज्यादा है, और टेस्ट की वैल्यूज अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब खून ज्यादा पतला हो गया और ब्लीडिंग का चांस ज्यादा है। तो इसको हमें नॉर्मली दवा जितना डोज दे रहे हैं उसको टाइट्रेट करना पड़ता है और 2 to 3 PTINR या कभी कभी 2.5 to 3.5 INR को हमें मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें कि ब्लड अप्रोप्रिएट लेवल्स पर पतला रहता है। नॉर्मल INR जो लोग का होता है जिनमें खून पतला करने की दवा नहीं होती उसमें INR 1 होता है, पर जब खून पतला करने की दवा देते हैं तो इसका वैल्यूज 2 to 3.5 के बीच में वेरी करना चाहिए। उससे ज्यादा होना भी डेंजरस है, उससे कम होना भी डेंजरस है। ये टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू अलग अलग लैब्स में 300 to 1000 के बीच में आता है। खाने पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। सैंपल ज्यादातर जब भी कलेक्ट करते हैं तो उसके कलेक्शन की टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलत तरह से अगर सैंपल्स को कलेक्ट किया जाए तो वैल्यूज गलत आ सकती हैं। अलग अलग लैब्स में भी वेरिएशन आ सकते हैं क्योंकि अलग अलग लैब्स की किट्स भी थोड़ी अलग अलग होती हैं। ये टेस्ट को नॉर्मली हर 1 महीने में कराना चाहिए, या जब हम दवाई का डोज चेंज कर रहे हैं तो उसके 5 से 10 दिन के बाद में एक बार रिपीट करके देखना चाहिए। इसके अलावा BTCT APTT यानी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और एंटीप्लाज्मोजेनिक APTT टेस्ट जो आता है ये हम ब्लड पतला है या नहीं वो असेसमेंट करने के लिए करते हैं। ये टेस्ट भी PTINR जैसे किए जाते हैं। रूटीनली PTINR को हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं, पर जिन लोग को विटामिन के एंटागोनिस्ट के अलावा कोई और खून पतला करने की दवा चालू है, जैसे कि अगर किसी को डायरेक्टली एक्टिंग ब्लड थिनर्स चालू है या हिपारिन किसी को चालू है तो उसमें APTT की वैल्यू ज्यादा है, या किसी को अगर बिना कारण की ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम ये सर्जरी से पहले भी कई बार असेस किया जाता है ताकि ऑपरेशन के दौरान लोगों को ज्यादा ब्लीडिंग ना हो।
ब्लड में क्लॉटिंग का टेंडेंसी या हार्ट अटैक आने का चांस कितना है, इन्फ्लेमेशन का कंपोनेंट कितना है, वो जज करने के लिए HSCRP, एक हाई सेंसिटिविटी CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये टेस्ट किया जाता है। ये बेसिकली ये बताता है कि हार्ट की नलियों में कितना सूजन है और हार्ट अटैक आने का चांस कितना है। इस तरह के टेस्ट को हम रूटीनली नहीं करते, पर हाँ जिस लोगों में प्री मैच्योर अगर हार्ट अटैक्स किसी में आते हैं तो वैसे लोगों में हम इसको असेसमेंट किया जाता है। और बेसिकली ये टेस्ट का वैल्यू अलग अलग लैब्स में 500 to 1500 के बीच में वेरी करता है। इसका सैंपल कलेक्शन में कोई खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है और रूटीनली इसको नहीं किया जाता, तो इसलिए अनस्टेबल फेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। जिन लोगों को प्री मैच्योर हार्ट अटैक आता है वहाँ पे हम HSCRP को असेस करते हैं। इसके अलावा एक होमोसिस्टीन करके भी पैरामीटर है, वो भी हम अगर किसी को प्री मैच्योर हार्ट अटैक आता है तो उसको असेसमेंट करते हैं। इसके लिए भी कोई फूड का कोई रिलेशन नहीं है। और अगर किसी को होमोसिस्टीन लेवल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उनमें फोलिक एसिड करके विटामिन को रिप्लेसमेंट में देना पड़ता है। इस टेस्ट को रूटीनली करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर किसी को कंजेनाइटल हाइपर होमोसिस्टीनिमिया हो, अदरवाइज होमोसिस्टीन लेवल्स को बार बार कराने से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स किसी को है या नहीं, उसके लिए रोमैटिक पैरामीटर जैसे कि ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, RA फैक्टर यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो फैक्टर असेसमेंट करते हैं, एंटी रो एंटीबॉडी, एंटी ला एंटीबॉडी, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जिन लोग को प्रीमैच्योर हार्ट अटैक आता है उसमें इन फैक्टर्स को असेसमेंट किया जाता है, या जिनको कोई क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उस तरह के लोगों में इसे असेसमेंट किया जाता है। ये सैंपल्स का यूजली किट होता है कि मल्टीपल टेस्ट को एक साथ में किया जाता है और इसका कोई खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा सा कॉस्टली टेस्ट होते हैं और अलग अलग लैब्स में इसका कॉस्ट मे बी 2000 to 5000 जैसा वेरी करता है। अनस्टेबल पेशेंट में इसको रूटीनली हम लोग नहीं करते हैं। जब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो और हमें बीमारी को असेसमेंट करना हो तभी इन टेस्ट को किया जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे कि टॉपिक कॉमन व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये टॉपिक हमें ये बताता है कि जो ब्लड टेस्ट हैं उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्हें कब कराना चाहिए, इनका कॉस्ट क्या होता है और स्पेसिफिकली किस टेस्ट को किस टाइम पे करने का वैल्यू है। हार्ट की स्पेसिफिक बीमारी के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट को करना चाहिए, इस बारे में भी हमने बात की। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आपको टेस्ट के बारे में पता रहे और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके सामने आती है तो आप डॉक्टर के साथ उसको प्रॉपरली डिस्कस कर सकें और आपके ट्रीटमेंट में डॉक्टर के साथ प्रॉपर सहभागिता कर सकें कि दवाइयों का डोजेज या मैनेजमेंट प्रॉपर तरह से हो रहा है या नहीं। आप उसको असेसमेंट करने में आपको एटलीस्ट थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा। बेसिकली हमारे चैनल का पर्पस भी यही है कि बेसिकली हार्ट रिलेटेड या हार्ट से संबंधित सभी बीमारियों के बारे में हम कॉमन व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि वो बीमारी के बारे में अवेयर रहे और प्रॉपर डिसीजंस ले सके और हर चीज़ के लिए वो डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना रहे कि वो उन्हें सही सलाह और बीमारी के बारे में समझाएं। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कई बार डॉक्टर सारी बीमारी को पूरा डिटेल में नहीं समझा पाते और उस वजह से कई बार पेशेंट को प्रॉपर पता ही नहीं चलता कि उसको क्या दवाई दी जा रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और वैसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। वो सब चीज़ें कई बार पेशेंट्स को पता नहीं होती। आज के डेट पे जहाँ हमारे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, स्पीकर, लैपटॉप्स, टेलीविज़न, जो भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं, 2 व्हीलर्स परचेज करते हैं तो हम 50 जगह से उसके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके बाद फाइनली डिसाइड करते हैं हमें क्या प्रोडक्ट लेना है। तो वैसे स्टेज में हार्ट की बीमारियों में आज तक ऐसा नहीं है क्योंकि कॉमन व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उनकी बीमारियाँ क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ों को करने से पेशेंट को फ़ायदा होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम यही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो अपनी बीमारियों के ट्रीटमेंट में सहभागी बन सके। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि आप ये टॉपिक्स आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो ये चैनल के कंटेंट को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ इसका लिंक को शेयर करें।